एमबीबीएस में दाखिला होता है ना, तो भाई का एक ही गोल था। भाई का गोल यही था कि भाई ने सर्जन बनना है। पहले ही हमारी क्लास थी तो हमें एनाटमी के लैब में लेके जाता है, तो मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि सामने जो है ना टेबल होते हैं 8 टेबल्स, और 8 टेबल्स पे ऐसी बॉडीज़ लगी होती हैं और जो है ना डाइसेक्शन के लिए, और एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। खुशी होती है वो ये होती है कि हमें पता चलता है कि हमने इन बॉडीज़ को कट करना है, तो हमें एक फीलिंग आना शुरू होती है कि यार मैंने तो सर्जन बना था और मुझे बॉडीज़ कट करने का मौका मिलेगा। तो मैं साथ ही अपना डाइसेक्शन जो है ना बॉक्स, उसके ऊपर से जैसे जैसे ना मिट्टी साफ़ करने लग जाता हूँ कि चलो जी अब कट करने का टाइम आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। सो सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जो कि शुरू दिन से ही ना बहुत पसंद थी। तो जब हम एंटर होते हैं डाइसेक्शन हॉल में तो हमारे टीचर आते हैं, हमें सबसे पहले दुआ कराते हैं कि या अल्लाह ये जो बॉडीज़ हैं इनसे इल्म ले सके और इनकी मग़फ़रत फरमा और इनको आसानियाँ कर इनके आखिरी रास्ते में। तो हम दुआ पढ़ते हैं। जैसे ही कहते हैं कि नाउ अब आपने कट करने हैं बॉडीज़ को, हमें थोड़ी बहुत बातें बताती हैं। मैं सबसे पहले उठता हूँ और मैं अपनी क्लास में सबसे पहला बंदा होता हूँ जो पहुँच जाता है बॉडी को कट करने के लिए, और साथ ही स्ट्रेट नाइफ से जो है ना कट लगा रहा होता है। तो हमें पता चलता है हमने डाइसेक्टर्स लेने हैं, हमने जो है ना अब डाइसेक्शन बॉक्स तो मेरे पास पहले ही था, डाइसेक्टर का हमें पता चलता है, वो सारी चीज़ें हमने लेनी हैं। तो इतना शौक़ होता है कि जाके उसको कट लगाया जाता है, किसी सुधार लिए जाते हैं ग्लव्स। उसके बाद मैं ख़ुद घर जाता हूँ, सबसे पहले जाके अपना डाइसेक्टर लेता हूँ, अपने ग्लव्स लेता हूँ, ताकि ये जो जर्नी है सर्जन बनने का ये मैं स्टार्ट कर सकूँ। इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था बुक्स पढ़ने का, और स्पेशली डाइसेक्टर, क्योंकि यार बाकी एनाटमी की बुक पढ़नी है, इसको हम क्यों इस पर हम टाइम ज़ाया कर। तो बगैर पढ़े जो है ना ग्रांट के हम जो है ना बस डाइसेक्शन कर रहे होते थे। सो वो क्या कहते हैं ना कि अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है तो बजाय पढ़ने के जाके करके देखो तो आप सीख सकोगे। बेसिकली ये बात ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है, लेकिन मैंने अपने दिमाग में यही बात सोची हुई थी। तो कट करने का इतना शौक होता था कि जब मैं किसी मसल पे कट कर रहा होता था ना, तो मुझे जब उसका टेक्सचर इतना अच्छा लग रहा होता था कि यार ये कितना अच्छा है ना, मतलब उसके फाइबर्स नज़र आ रहे होते थे, और मेरी बस कोशिश होती थी कि बस मैं स्कैल्पल से कट करता रहूँ। ये क्वालिटी मेरे ख्याल से साइकोपैथ पे होते हैं, बस अल्लाह कभी साइकोपैथ ना बनाए। लेकिन जो है ना मतलब मज़ा आ रहा होता था कि आप देख रहे होते थे कि यार ये ह्यूमन बॉडी है, जो चीज़ें आप तस्वीरों में देख रहे हो, जो अपनी एटलस में देख रहे हो, वो सारी चीज़ें आप इधर देख रहे हो। तो एनाटमी एक वाहिद सब्जेक्ट है जो मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। मैं हर मोमेंट एनाटमी का एंजॉय करता था, इवन पढ़ने में, उसको समझने में। उसके बाद हमारा जो है ना फर्स्ट ईयर गुजर जाता है, अब हमारा सेकंड ईयर आ जाता है। सेकंड ईयर के अंदर हमारे पास हमारा मॉड्यूल आता है कि हमने एब्डोमेन एंड पेल्विस, हमारा पोर्शन होता है एनाटमी का, हमने उसको देखने। सो हम एब्डोमेन ओपन कर रहे होते हैं। जब हम एब्डोमेन ओपन कर रहे होते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा जो है ना ईगरली एब्डोमेन कर रहे होते हैं। मैं जल्दी से एब्डोमेन ओपन करता हूँ, तो अमूमन मेरे दोस्त जो होते हैं ना वो डाइसेक्शन में पीछे पीछे ही होते थे, और मैं बस कट कर रहा होता हूँ। जल्दी से मैं आता हूँ, मुझे एक येलो कलर की कोई चीज़ नज़र आती है, मैं उसको काट के साइड पर रखता हूँ, और उसके बाद मैं नीचे जो है ना जल्दी से इंटेस्टाइन में पहुँचता हूँ, और मैं इंटेस्टाइन को देख के कहता हूँ वाह। तो मेरा एक दोस्त उधर से इंटेस्टाइन पकड़ लेता है, दूसरा दोस्त उधर से इंटेस्टाइन पकड़ लेता है, और हम उसको देख रहे होते हैं यार ये छोटी सी चीज़ में इतनी बड़ी इंटेस्टाइन कैसे पैक है। तो जब हमने सारी इंटेस्टाइन निकाली, वो तो इतनी लंबी होती है, तो फिर अब हम कोशिश कर रहे हैं तो किसी तरह उसको दोबारा अंदर डालें। जब अंदर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो वो अंदर जा नहीं रही होती, और ज़ोर से हम धक्का लगा रहे हैं कि किसी तरह अंदर चले जाए। ज़हन में एक ही बात आती है कि कहा जाता है ना कि शैतान की आंत कितनी लंबी है। मैंने कहा इंसान की आंत कितनी लंबी है, शैतान की पता नहीं कितनी होगी। सो यही हमारे से अंदर नहीं जा रही। उसी टाइम हमारे जो है ना डिमॉन्स्ट्रेटर साहब जो है ना चलते चलते अंदर आ जाते हैं। जो पहला सवाल ये करते हैं कि उन्होंने कहा कि आपने ग्रेटर मोमेंटम कैसी थी, वो कैसी लगी आपको, आपने देखी है उसको। तो मेरे निकम्मेपन का इस बात से अंदाज़ा लगाया कि मैंने मोमेंटम को बगैर देखे ना कि इसको बस ये कुछ येलो सी चीज़ है उसको साइड पे कर दिया था और उसको देखा भी नहीं था। ऐसे ही मैंने उनकी बात सुनी कि मोमेंटम, मैंने कहा सर हम तो सीधा इंटेस्टाइन पे पहुंचे हैं। तो उन्होंने कहा ये येलो चीज़ क्या पड़ी हुई है, तो आपने देखा नहीं ये ग्रेटर कर्वेचर के साथ किस तरह लटकी हुई थी। मैंने कहा सर नहीं, हमने तो बस इसको काट दिया, हमने इंटेस्टाइन तक जाना था। तो मेरे डिमॉन्स्ट्रेटर थे ना वो इंतहाई शरीफ इंसान थे। इस बात में मुझे अच्छा खासा रिताड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाइसेक्शन करता था तो उन्होंने थोड़ा सा मेरा लिहाज रखा, लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने बहुत लिमिट्स में रह के हुए लताड़ा। और उस टाइम हमें अंदाज़ा ही नहीं होता था कि यार ये बॉडी जो है ना, ये बॉडी नहीं है, एक ह्यूमन है जिसको आपको अंडरस्टैंड करनी है, तो आपको पहले पढ़ना भी चाहिए। शायद इस वजह से कि मेरे जहन में था कि मैंने एक सर्जन बनना है। फिर जब हम न्यूरो एनाटमी जब हमारा स्टार्ट हुआ, तो तब हमने न्यूरो का सर्जरी का हमने जो है ना थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा होना शुरू किया कि न्यूरो सर्जरी में ऐसा होता है। फिर हमने स्कल को देखना शुरू किया, तो उस टाइम फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि सर्जरी तो कुछ भी नहीं है। जो न्यूरो सर्जरी में काम होता है, दिमाग ऐसे भटक रहा होता है और धड़क रहा होता है जैसे दिल धड़कता है, और दिमाग के अंदर ही तो सब चीज़ें हैं, रूह है, ये वो। तो फिर मैंने उस टाइम सोचा कि यार नहीं,
सर्जरी के बजाय ना अब मैंने न्यूरो सर्जरी में जाना है। तो जो फर्स्ट ईयर के अंदर प्लान था कि एक सर्जन बनना है, जनरल सर्जन, वो अपग्रेड हुआ कि अब मैंने एक न्यूरो सर्जरी की तरफ जाना है। आरजे लास्ट जो है ना वो मेरी फेवरेट बुक बन गई थी। मैंने कहा आरजे लास्ट को मैंने एनाटमी के लिए ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि आरजे लास्ट में ये था कि छोटी सी बात जो है ना उसके अंदर उन्होंने जो बात लिख दी होती थी ना बड़ी कम्प्रीहेंसिव लिखी होती थी। वो बाकी बुक्स के अंदर चाहे 4-5 लाइनों में और आरजे लास्ट ने 1 लाइन के अंदर लिखी होती थी कि ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के पीछे पड़ा हुआ है, और बाकी बुक्स इस तरह लिखी होती थी कि ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के पीछे पड़ा हुआ है और उस स्ट्रक्चर के आगे ये वाला स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, उसके दाएं ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, बाएं ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, बाएं वाले के दाएं ये पड़ा है, दाएं के, तो वो बंदा कंफ्यूज रहता है। लेकिन आरजे लास्ट में सिंपल एक ही लाइन में सारी चीज़ें समझा दी जाती थी। डायसेक्टर पढ़ने की तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी, ना मैं पढ़ता, लेकिन जो सारी एनर्जी मैंने अपनी बचा के जितनी भी रीडिंग के लिए होती थी ना वो जो मैंने रखी होती थी वो मैं फिर एटलस के ऊपर और एनाटमी की बुक्स के ऊपर लगाता होता था। मुझे याद है एक दफ़ा आरजे लास्ट के अंदर एक लाइन थी तो मुझे 15-20 मिनट लग के उस लाइन का समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो है ना बस मैं उस लाइन पे लगा रहा और आखिरकार जब समझ आई तो वो लाइन आज तक मुझे याद है। तो एक लाइन के ऊपर ना टाइम लगाया करते थे। तो मेरा जो सब्जेक्ट्स का मैंने पोर्शन डिवाइड किया था, तो एनाटमी के लिए मैंने अगर 3 पोर्शन रखे हुए थे, बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी के लिए शायद एक पोर्शन, लेकिन एनाटमी को 3 पोर्शन देता होता था। सो एग्जाम के अंदर से पहले तैयारी करने के लिए अपने ऊपर ऐसे लाइनें बनाना शुरू कर देता था कि यार ये नर्व यहाँ से गुजरी है, आर्टरी यहाँ से गुजरी है, और मेरे दोस्त मतलब हैरान और परेशान होकर मुझे देख रहे होते थे। जब घर आना तो फिर अम्मी से डांट भी खाना कि ये क्या लाइनें लगी हुई हैं पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर। लेकिन उन लाइन्स लगाने का ना मुझे बड़ा फ़ायदा होता था। जब भी मेरा ऑस्की आता था तो ऑस्की मेरा फेवरेट स्टेशन बन जाता था। सवाए 1 या 2 स्टेशन ड्रॉप होने के लिए मेरे बाकी सारे स्टेशन जो है ना वो ठीक होते थे। और ऑस्की वाहिद वो चीज़ होती थी जो मुझे हेल्प आउट करती थी वाइवा की जो मतलब तैयारी में जो मुझे मसला आ रहा होता था या वाइवा के दौरान जो मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता था, तो ऑस्की की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा सेफ मार्जिन पे होता था। और मैं मतलब वो मुझे कोई भी जितने मर्जी कम मार्क्स दे मुझे फेल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऑस्की में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता था। तो एनाटमी की मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी कि आई वॉज ऑलमोस्ट क्लोज टू डिस्टिंक्शन। मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए रिटर्न के अंदर क्लास के अंदर, लेकिन वाइवा की शायद इतनी प्रिपरेशन नहीं थी और शायद लक का भी फैक्टर था। मेरी जो है ना वाइवा के अंदर मैं बेली पास हुआ था, और शायद ऑस्की ने मुझे हेल्प किया था कि मुझे उन्होंने वो फेल नहीं किया, लेकिन जो है ना उसकी वजह से मेरी डिस्टिंक्शन रह गई। खैर ये एक स्टोरी किसी और दिन सुनाऊंगा आपको। सेकेंड ईयर के बाद जब एनाटमी मेरे से छीनी गई ना, तो अब मेरा लाइफ के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा उस तरह नहीं था। अब फार्माकोलॉजी आ गई, मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, और इसके अलावा जो है ना जनरल पैथो भी मुझे इतनी अच्छी कोई नहीं लगती थी। कोई भी सब्जेक्ट मुझे ऐसा नहीं था कि जो मतलब मेरी अटेंशन ग्रैस्प कर सके। तो थर्ड ईयर मेरा इंतहाई एक फजूल साल था, और एंड के अंदर मैं जो है ना पैथोलॉजी के अंदर मतलब मेरी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम मुझे देना पड़ा, मैं फ़ेल हो गया था पैथोलॉजी के अंदर। अब ये फेल होने वाला चीज़ जो है ना वो इतनी एक समझ लें कि डिफ़िकल्ट चीज़ है कि अगर आप कभी अपने किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं और उसके साथ आपकी लड़ाई हो गई है ना, तो आप उसको सिर्फ एक बात कह दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप उससे कहें कि अच्छा तूने मेरे से ये बुरा काम किया ना, अल्लाह तुझे एग्ज़ाम में पूछे, तो उसी टाइम आपकी लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। सो इतना ज़्यादा फेलियर से हमें डर लगता है, लेकिन जो फेलियर था ना वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ये इतना मतलब मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी कि उसके बाद मैंने पैथोलॉजी को ना सीरियस लेना शुरू किया। मुझे याद है जब मैं फ़ेल हो गया उसके बाद 2 महीने मैंने सिर्फ पैथोलॉजी पढ़ी, हर बैक्टीरिया को अच्छी तरह देखा, पैथोजेनेसिस अच्छी तरह देखी, नियोप्लेजिया, ठीक है, उसकी जो जेनेटिक फैक्टर, इन्फ्लेमेशन के जेनेटिक फैक्टर्स, इन्फ्लेमेशन की जो है ना सारे साइटोकाइंस, ठीक है, उसके सारे के सारी चीज़ें जो है ना वो मैं अच्छे तरीके से देखना शुरू कर दिया। और इस सारे सिचुएशन के अंदर जब मैं एग्ज़ाम पास हो गया तो मैं एक बेहतर स्टूडेंट बन के निकला। सो थर्ड ईयर जो है ना वो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए बेहतर साबित हुई एट द एंड जब मैं फ़ेल हो गया। सो मैं जैसे ही 4th ईयर के अंदर आया ना, तो अब क्योंकि मैं 3rd ईयर के अंदर मैं पैथोलॉजी मैंने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ी थी और मैं सप्ली भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि अब आइंदा मैंने फेलियर से बचना है। सो 4th ईयर के अंदर मैंने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को देखना शुरू कर लिया। इसी टाइम मैंने एक्टिव रिकॉलर स्पेस रेपिटेशन को भी देखना शुरू किया और मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज सोचना शुरू की कि मैंने किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस तरह मैंने पढ़ाई करनी है, किस तरह मैंने बेहतर मार्क्स लेने हैं, और मेरा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई पर थोड़ा फोकस ज़्यादा हो। इस तरह से मैंने अपनी चीज़ों पे ना अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट की। जो पढ़ाई में पहले मैं चीज़ों को रट्टा लगाने की कोशिश करता हूँ, मैं उनको अंडरस्टैंड करने की तरफ ज़रा ज़्यादा हो गया। और इसके अलावा फिर हमारी रोटेशंस भी 4th ईयर फाइनल ईयर में OT की तरफ चल गई। तो फिर मैं जब OT में गया तो वो जो रश आता था ना 1st ईयर और 2nd ईयर के अंदर उस बॉडी को देख के, वो रश जो है ना वो दोबारा आना शुरू हो गया जब एक लाइव ह्यूमन के ऊपर ना सर्जरीज परफॉर्म हो रही थी। मैं देख रहा होता था किस तरह सर्जन जो है ना अपने ब्लेड से कट करें, किस तरह उनकी फिंगर्स चल रही हैं और किस तरह जो है ना वो एक स्पेशल तरीके से जो है ना अपनी फिंगर्स को मूव करते हुए डिफरेंट मनूवर्स कर रहे हैं। और उस
पर्सन को ना उस डिजीज़ प्रोसेस से क्या कर रहे हैं, छुटकारा दिला रहे हैं, जो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी कि उसके लिए उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई। 4th ईयर के अंदर जो है ना, मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम था गिफ्टेड हैंड। मेरे सारे दोस्तों ने, हम लोगों ने ये मूवी देखी। तो मैं फिर, याद है मैं गाड़ी पे जा रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार मेरा दिल करता है मैं न्यूरोसर्जन बनूं। उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे 2nd ईयर से न्यूरोसर्जरी का सोच रहा हूँ। उसने कहा यार तूने क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है, तुझे पता ही है कैसी प्रोग्नोसिस है, तू ना जा न्यूरोसर्जरी में, एक मूवी से तूने डिसाइड कर दिया। लेकिन उसको नहीं पता था कि जब मैंने बेन कार्सन को देखा कि उस तरह किस तरह कितने लोगों की उसने उस मूवी के अंदर लाइफ सेव की और कैसे उसके अंदर रश आता था, तो तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने न्यूरोसर्जन बनना है। तो मैंने उससे यही कहा कि यार मेरे दोस्त, मैं ना, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे नेम प्लेट के साथ मतलब एक न्यूरोसर्जन लगाओ, और इंशाल्लाह अल्लाह ये करेगा कि मेरे साथ न्यूरोसर्जन लगेगा। खैर काफ़ी हंसा, उसने मुझे काफ़ी समझाया, काफ़ी अरसे तक वो मुझे समझाता रहा, अंटिल मैंने अपार्टमेंट दिया तब भी वो मुझे समझाता रहा कि तू मत जा न्यूरोसर्जरी में। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि सर्जन हो और ढीठ ना हो, करनी तो है, तो करनी ही न्यूरोसर्जरी है। आहिस्ता आहिस्ता जब हम 4th ईयर फाइनल ईयर के अंदर हो गए, फाइनल ईयर के अंदर हम OTs में भी थे, तो आहिस्ता आहिस्ता कट करने का ना एक क्रेविंग आना शुरू होगी। फिर सर्जन हमें बताते होते थे कि आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होना था कट करने में। तो हम उनसे डिस्कस करते, तो हमें बताते होते कि जब आप किसी भी टिश्यू पे मार्क लगाते हो, सर्जरी करते हो, तो वो हील तो हो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए मार्क रह जाता है। बंदे को कट कर रहे हो ना, तो आपने सबसे पहले एम्पैथी फील करनी है कि क्या ज़रूरत पड़ी थी इस शख्स को कि वो आपके नाइफ़ के नीचे आ गया है। तो जब आप ये चीज़ फील कर लोगे ना, तो आप कभी अननेसेसरी सर्जरी भी नहीं करोगे और कभी आप अननेसेसरी क्विकली सर्जरी भी नहीं करने की कोशिश करोगे। एक दफ़ा हमारे प्रोफेसर साहब सर्जरी कर रहे थे, जनरल सर्जरी में, उन्होंने लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी की। उन्होंने 30 मिनट्स के अंदर जो है ना वो सर्जरी परफॉर्म की। 30 मिनट्स के बाद वो स्क्रब आउट होकर हमसे बातें कर रहे थे, तो हम हैरान रह गए थे कि कितनी क्विकली और कितनी स्विफ्टली उन्होंने सर्जरी की। एक तरफ तो ये सर्जन थे जो बहुत अच्छी सर्जरी करते थे, जो स्विफ्टली और क्विकली सर्जरी करते थे। इस तरह कुछ और सर्जन्स भी थे जिनकी सर्जरी बस ना बताने की काबिल है, बहुत तेज़ी से और बहुत मतलब अच्छी सर्जरी नहीं होती थी उनकी। सो हम लोग उस टाइम यही सोच रहे थे कि यार हमने इस तरह का सर्जन बनना है और इस तरह का सर्जन नहीं बनना। फाइनली का रिजल्ट आया तो फाइनली हम लाइसेंस्ड हो गए टू प्रैक्टिस मेडिसिन और सर्जरी। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना सीखने के लिए काफ़ी थी। ये पता लगाना था कि एम्पैथी क्या होती है, ये भी पता लगाना था कि एक ह्यूमन बॉडी को बॉडी नहीं कहना, ह्यूमन बॉडी समझना है और कहना भी ह्यूमन बॉडी है। और कैसे जो है ना, जब एक बंदा आपकी नाइफ़ के नीचे आ जाए तो आपको कितना केयरफुल रहना पड़ता है, कब आपने कट करना है और कब आपने कट नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें फिर हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्कस करूँगा अपने हाउस जॉब को या अपनी रेजिडेंसी को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।